गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। इन शॉर्ट जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो आपका केमिस्ट्री का बेसिक है। यहाँ से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आता है। तो हमने इसके जो है 2 ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम थर्ड ब्लू बॉक्स करेंगे। ये ब्लू बॉक्स क्या है? देखिए, जब आप बुक देखोगे ना, तो उसके अंदर ना जैसे एक टॉपिक खत्म होता है, तो एक टॉपिक खत्म होने के बाद ना उस टॉपिक के रिगार्डिंग 3-4 क्वेश्चंस देते हैं, जिसे हम ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस कहते हैं। एक ब्लू बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दैट्स वाई वी कॉल दैट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ब्लू बॉक्स है, फर्स्ट क्या है? Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? कह रहा है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या डिप कर देते हैं, क्या डुबो देते हैं? आयरन नेल। जैसे ये अगर इसके अंदर एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और आपने इसके अंदर एक कील अगर डाल दिया, तो ये जो कॉपर सल्फेट का कलर था, ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या है? पहले ये अगर ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है ब्लू कलर का। फिर आपने इसके अंदर जैसे ही ये कील डिप करी, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा होना शुरू हो जाता है? लाइट ग्रीन कलर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इस क्वेश्चन में वही बताना है। तो शुरू करते हैं अपना आंसर। व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयरन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन के साथ रिएक्ट करता है, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को यहाँ से क्या कर देता है? डिस्प्लेस, और खुद जो है सल्फेट के साथ यहाँ पर आ गया। आयरन क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या हुआ? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ? कॉपर अलग आ गया, और यहाँ पर क्या बना? आयरन सल्फेट, या फिर आप फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कैसा होता है कलर में? ब्लू कलर का होता है। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव दैन कॉपर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जो आयरन है वो क्या है? अभी मैंने आपको बोला आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा? कॉपर को जो है उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। और जब कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन सल्फेट से अलग कर दिया ना, सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट क्या है? साल्ट है ये कॉपर का। तो आयरन ने कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से अलग कर दिया। सो द ब्लू कलर फेड्स अवे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर जब आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस किया, तो इसका कलर क्या हो जाता है? यहाँ पर चेंज हो जाता है। पहले ये कैसा कलर में था? ब्लू कलर में था, और अब इसका कलर कैसा हो जाता है? यहाँ पर अब इसका कलर हो जाता है लाइट ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन हो जाता है। पहले ब्लू था, अब कैसा हो गया? इसका ग्रीन कलर हो गया। कब होता है? जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। ठीक है, तो सो ब्लू कलर फेड्स अवे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट विच इज लाइट ग्रीन इन कलर। जो कलर में कैसा होता है? लाइट ग्रीन होता है। ठीक है, हिंदी में देखिए। अब यहाँ पर कह रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन, विलयन क्या है? वही सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यहाँ साइड में थोड़ा सा कट रहा होगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। जब कॉपर सल्फेट, हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि आप अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कील को, दैट मीन्स आयरन नेल को डिप करते हो, डुबोते हो, तो जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? जब कॉपर सल्फेट विलयन लोहे के साथ क्रिया करता है,
तो निम्नलिखित अभिक्रिया होते हैं, ये रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट की। जब आयरन के साथ रिएक्शन हुई, कैसे रिएक्शन हुई, आपने इस सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप किया है ना, तो इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगी। तो क्या करेगा, कॉपर को जो है आयरन डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, या फिर आप फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो, और कॉपर जो है साइड में निकल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है। अगर एट प्रेजेंट हम बात करें तो अगर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो इसका कलर कैसा रहेगा, नीला। लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण, कॉपर क्या है, तांबा, जो लोहा होता है वो तांबे से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण तांबे को इसके लवण के, यहाँ पर ना विलयन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विलयन, ये वाला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। इसलिए फेरस सल्फेट के बनने के कारण नीला रंग समाप्त हो जाता है और हल्का ग्रीन रंग बन जाता है। जब लोहा और तांबा सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नीला था, अब कैसा हो गया, इसका सॉल्यूशन हल्का हरा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल देना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है दो डिस्प्लेसमेंट हो रही होंगी यहाँ पर, ये मैंने आपको जो है जब चैप्टर शुरू कराया था तब कराया था। अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10 टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 1.10 में जो आपको जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है उसके अलावा आपको लिखने हैं। बहुत सारी रिएक्शन से आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर बैरियम क्लोराइड की जिंक सल्फेट के साथ करी तो क्या होगा, क्या यहाँ पर जिंक तो बैरियम की जगह आके बैठ जाएगा और बैरियम जिंक की जगह, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ZnCl2 और BaSO4। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं दे सकते हो किसके लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए। और होता कैसे है ये इसको क्या कर देता है, यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ से बैरियम क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। तो होगा क्या, यहाँ से जिंक क्लोराइड बन जाएगा और बैरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, हिंदी में अब करते हैं हम इसको। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, क्रियाकलाप 1.10 पाठ्यपुस्तक में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। भिन्न का मतलब आप समझ गए हो कि जो वहां पर है ना टेक्स्ट बुक में उससे अलग देनी है। तो बैरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो जिंक क्या है, बैरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ने बैरियम को यहाँ से हटा दिया तो बैरियम जिंक की जगह आके बैठ गया, जिंक बैरियम की जगह जाके बैठ गया, तो बना क्या, जिंक क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस जो है रिड्यूस हुआ है। कहने का मतलब कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, जहाँ ऑक्सीडेशन होगी वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जहाँ पर रिडक्शन होगी वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या था, ऑक्सीजन गेन हो जाए, हाइड्रोजन लूज हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ये सब किसके लिए था, ऑक्सीडेशन के लिए। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन लूज हो जाए, हाइड्रोजन गेन हो जाए या इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, इस केस में क्या होती थी, रिडक्शन। ठीक है, तो यही हमें अब बस यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत ईजी है। यहाँ पर क्या है देखिए, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। तो हुआ क्या यहाँ पर, एक बात का ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हम हमेशा कहाँ से चेक करेंगे, रिएक्टेंट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड का कोई रोल जो है नहीं होगा। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आपका जो है रिएक्टेंट साइड का ही रहेगा। कोई भी सब्सटेंस वो रिड्यूस हो या फिर ऑक्सीडाइज हो तो वो हमेशा क्या रहेगा, रिएक्टेंट ही रहेगा। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनका उसमें कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम देखिए किस में चेंज हुआ है, सोडियम ऑक्साइड में। सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब सोडियम को ऑक्सीजन मिल गई तो हुआ क्या, यहाँ पर गेन हुआ किसका, ऑक्सीजन का। और जब ऑक्सीजन गेन होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो यहाँ पर किसने ऑक्सीडेशन कराई, सोडियम ने।
तो सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और किस में ऑक्सीडाइज हुआ, सोडियम ऑक्साइड में। ठीक है, वापस देखिए हुआ क्या, सोडियम ने ऑक्सीजन गेन की, सोडियम ने ऑक्सीजन गेन की, और ऑक्सीजन का गेन करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और जब ऑक्सीडेशन होती है, कब होती है, जब ऑक्सीजन गेन होता है। तो किसने करी ऑक्सीडेशन, सोडियम ने। तो सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। किस में ऑक्सीडाइज हुआ, सोडियम ऑक्साइड में। सेकंड क्या है, सेकंड है अपना ऑक्सीजन। यहाँ पे भाई ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन मोलिक्यूल था, एटम में चेंज हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। और रिडक्शन किसने कराई, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। और किस में रिड्यूस हो गई, सोडियम ऑक्साइड में। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन गेन हो रही है या लूज हो रही है, हाइड्रोजन गेन हो रही है या लूज हो रही है। मेन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ही बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो जो है रेयर ही क्वेश्चन आता है। मेन आपको जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ध्यान रखना है। सेकंड देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन चेंजेस इनटू कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर है ना, तो हम कॉपर पे जाएंगे। आप कॉपर से जो है हाइड्रोजन पर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये कॉपर है तो हम कॉपर पे बात करेंगे। कॉपर ऑक्साइड चेंज हुआ कॉपर में, हाइड्रोजन चेंज हुआ वाटर में। तो कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन है कॉपर के पास यहाँ पर, और राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ। किसका लॉस हुआ, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। दैट मीन्स क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस्ड। और किस में रिड्यूस हुआ, कॉपर में। सेम एज इट इज हाइड्रोजन ने क्या की, यहाँ पर ऑक्सीजन को गेन कर लिया। ऑक्सीजन का गेन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर में। ठीक है, वापस कॉपर ऑक्साइड चेंजेस इनटू कॉपर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया, कॉपर में। सेम एज इट इज हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन गेनिंग क्या कहलाती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर में। ठीक है, हिंदी में अब करते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित मीन्स ऑक्सीडेशन, अपचयित मीन्स रिडक्शन पदार्थों की पहचान करनी है। सेम वही रहेगा भाई, सोडियम किस में चेंज हुआ, सोडियम ऑक्साइड में। गेन हुआ यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो गेन हुआ तो क्या हुआ, मतलब यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपचयन। और किसने कराई उपचयन, सोडियम ने। तो सोडियम क्या हो गया, उपचयित हो गया किस में, सोडियम ऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुई हमें ऑक्सीजन की। हानि क्या कहलाती है, अपचयन। तो ऑक्सीजन किस में अपचयित हुई है, सोडियम ऑक्साइड में। ठीक है, सेकंड देखिए, कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को जो है लूज कर दिया। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, उपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड किस में अपचयित हुआ है, कॉपर में। और हाइड्रोजन किस में उपचयित हुआ है, वाटर में। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन फिनिश हुए। अब हम जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न है, अब हम वो करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट, गलत बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट आपको बताना है। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन चेंजेस इनटू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, लेड ऑक्साइड किस में चेंज हुआ, लेड में। कार्बन किस में चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, पहली तो बात मैंने आपको बताई थी, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, उपचयन या अपचयन कौन कराएंगे, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट साइड से किसी भी सब्सटेंस का नाम लिखा हुआ है कि ये जो है रिड्यूस हुआ है, जैसे ये कह दे कि कॉपर जो है, ये पीबी क्या होता है, लेड होता है। ठीक है, सीसा होता है, कि लेड यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो
प्रोडक्ट का नाम आते ही क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, नॉट प्रोडक्ट। जो है अभिकारक होंगे और जो उत्पाद है वो कभी भी उपचयित या अपचयित नहीं होते। तो पहले तो हम अपना ही रूल लगाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, लेड ऑक्साइड चेंज हो गया लेड में, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुई ना। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया, किस में, लेड में। लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, लेड में रिड्यूस, दैट मीन्स फोर्थ तो अपना करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड देखिए, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन की है। जब कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो गेन क्या कहलाता है, गेनिंग ऑक्सीडेशन। कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करी तो कार्बन क्या हो गया है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, दैट मीन्स सी भी सही है, ठीक है। उसके बाद अब ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इसने कहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, कि जो लेड है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो लेड, लेड तो कहाँ है, प्रोडक्ट साइड। अभी मैंने बात करी प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो होता है वो ना तो रिड्यूस हो सकते हैं और ना ही वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर से रिएक्टेंट साइड है, सॉरी प्रोडक्ट साइड है, उत्पाद की तरफ है, तो ये भी जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है। उसने हमसे पूछा कौन सा था, गलत ही पूछा था, तो आपका आंसर फर्स्ट रहेगा। यहाँ गलती से सेकंड लिखा हुआ है, आप जो है इसको करेक्ट कर लेना, ये मिस प्रिंटिंग है बुक में। इसका आंसर फर्स्ट रहेगा, ए और बी। हाँ, अगर वो ये कह देता है इसमें कि सेकंड पूछ ले वो, इसमें करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे, तो करेक्ट ऑप्शंस होंगे आपके सी एंड डी। फिलहाल इसका आंसर इसने हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, वैसे ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इनकरेक्ट पूछा था उसने हमसे, ठीक है। अब हम हिंदी में करेंगे। यहाँ पर देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है। फिर से वही, यहाँ पर जो सीसा है वो सीसा तो क्या हुआ है, जो सीसा ऑक्साइड है वो तो क्या हुआ है, अपचयित, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हुई है, कार्बन है वो क्या हुआ है, उपचयित। तो गलत क्या रहेगा यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड। क्यों गलत रहेंगे, देखिए सीसा अपचयित हुआ है, आप बस ये पोजीशन देख लीजिए, सीसा है कहाँ, प्रोडक्ट साइड, उत्पाद की तरफ है। अभी मैंने आपको बोला उत्पाद जो होते हैं वो ना तो कभी भी उपचयित होते, ना ही कभी भी अपचयित होते होते हैं, तो कौन होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, ठीक है। तो जो सीसा है वो अपचयित नहीं हो सकता। सेकंड में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हुआ, ये भी उत्पाद साइड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट रहेगा, ए एंड बी। आप इसको करेक्ट कर लेना अपनी बुक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हमें क्या बताना है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड plus aluminium changes into aluminium oxide plus iron. The above reaction is an example of, ये रिएक्शन बतानी है आपको, किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो आप तभी बता पाओगे जब आपको ये चारों रिएक्शंस पता हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हमें एक प्रोडक्ट देते थे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का हमने अभी जस्ट ऊपर जो है हम एग्जांपल करके आए थे ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन में, वहाँ पर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एटम क्या कर देता है, दूसरे एटम को उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम ऐसे ही जो है यहाँ पर देखिए, Fe2O3 plus 2Al changes into Al2O3 plus Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, विस्थापन अभिक्रिया होगी। विस्थापन क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट, डिल्यूट का मतलब क्या है, देखिए एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है तनु, एक होता है सांद्र, ठीक है। तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ना वाटर की क्वांटिटी जो है
एज कंपेयर टू कंसनट्रेटेड एसिड ज़्यादा होते हैं, या मैं कहूँ डिल्यूट एसिड जो है ना कंसनट्रेटेड एसिड से कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगर कंसनट्रेटेड एसिड की एक बूंद भी आपके हाथ पे गिर गई तो आपका पूरा हाथ जो है वहां से जल जाएगा, लेकिन डिल्यूट जो है हमारे स्किन को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यहाँ पर कह रहा है जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ना आपसे एक्चुअल में रिएक्शन पूछी है उसने कि डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए HCl, उसके अंदर उसने क्या डिप किया, क्या ऐड किया, आयरन फिलिंग्स, लोहे का बुरादा, दैट मीन्स आयरन ऐड कर रहा है। तो होगा क्या, ये आयरन क्या कर देगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, बन क्या जाएगा FeCl2 + H2। ये रिएक्शन हो गई। अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाँ यही तो हो रहा है। ये क्या है, आयरन क्लोराइड, और ये क्या थी, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, फर्स्ट ठीक है। फिर कह रहा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद थर्ड कह रहा है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन तो हो रही है, क्यों हुई, क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। फोर्थ कह रहा है आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, यहाँ पे कहीं भी कोई भी वाटर नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा, फर्स्ट आपका आंसर रहेगा। ठीक है, हिंदी में अब देखिए, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर का क्या करना है आपको, चयन करना है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाँ ये देखिए रिएक्शन क्या बना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली है और आयरन क्लोराइड यहाँ पर बना है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। क्लोरीन गैस यहाँ पर नहीं निकली, रिएक्शन तो हुई है, तो ये भी गलत हो गया। आयरन लवण बनता है और जल बनता है, जल तो यहाँ पर है ही नहीं, जल का फॉर्मूला तो H2O है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है और रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड जितने एटम हैं, प्रोडक्ट साइड भी उतने ही एटम होने चाहिए। रिएक्टेंट साइड में अगर 10 हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी एटम उसके कितने होने चाहिए, 10 ही होने चाहिए। ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम of each element are same on reactant side and on product side। reactant side और product side में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट के सेम होने चाहिए। हाइड्रोजन के अगर इधर रिएक्टेंट साइड 2 है तो प्रोडक्ट साइड भी 2 होने चाहिए, सोडियम के अगर यहाँ पर 4 है तो प्रोडक्ट साइड भी 4 होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम ऑन द बोथ साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, शुड बी सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई है किसके साथ, H2SO4। ये क्या है, आप इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलिए, सल्फ्यूरिक एसिड बोलिए, या किंग ऑफ एसिड, यही है। ठीक है, सारे अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बिकॉज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसने बोला है कि ना तो एक केमिकल रिएक्शन को जो है बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मास जो होता है ना, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर रिएक्शन से पहले 10 ग्राम था तो रिएक्शन के बाद भी उसका 10 ग्राम होना फिक्स है, चेंज नहीं कर सकते। और अगर हमने बैलेंस नहीं किया तो यहाँ पर वेरिएशन आ सकते जो कि गलत होगा। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इफ वी राइट द अबव इक्वेशन इन स्केलेटन फॉर्म, ये स्केलेटन फॉर्म है, क्यों स्केलेटन फॉर्म है, बिकॉज ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ऊपर अगर आप देखें तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, दिस इज, और जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन रिएक्शन या फिर कंकाली अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 1 है
और इधर 2 है, मतलब टोटल मिला के हम टोटल ही बात करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है। टोटल ऑक्सीजन काउंट कीजिए, यहाँ पर जो है 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। मैं इसको पूरा सल्फेट काउंट करूंगी, ये सल्फेट 1 है, इधर भी सल्फेट 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, ये रही, यहाँ पर सोडियम 2 थे और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था, 1 था। ठीक है, और यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे यहाँ पर। तो कैसे बैलेंस करेंगे उसको, देखिए यहाँ पर जो है हमने 2 लगाया, सोडियम कितने हो गए 2, यहाँ पे भी सोडियम 2, यहाँ पर अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से 2 ऊपर देख लीजिए 2 लगा रखा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन टोटल कितने हुए 2 ये रहे और 2 ये हैं, तो कितने हो गए 4। तो यहाँ पर आपने जब 2 लगाया तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 हो गए हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो हेयर on the product side, one atom of sodium is more, which give the false indication that the atom of sodium has been produced in the reaction। अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ दें तो ये रिएक्शन क्या कह रही है कि यहाँ पर सोडियम का जो है एक एटम था, रिएक्शन में ना अपने आप दूसरा एटम आ गया। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, जब आप चाय में चीनी डालोगे ही नहीं तो वो मीठी कैसे होएगी। सेम वैसे ही एटम तो हमने 1 दिया था तो 2 कहाँ से आ गए, बैलेंस तो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो बैलेंसिंग कैसे होती है, हम नंबर की प्रोडक्ट कर देते हैं, आगे ही प्रोडक्ट कर सकते हैं हम, और कहीं पे हम जो है नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, विच इज रॉन्ग, ये तो गलत होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, ताकि एटम्स का जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एटम्स फॉलो कर सके। ठीक है, हिंदी में क्या रहेगा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पादों की ओर समान हो। मीन्स जितने अभिकारक के अंदर परमाणु है ना उतने ही जो है उत्पाद के अंदर भी परमाणु होने चाहिए। जैसे NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 2 सोडियम यहाँ है, 2 सोडियम यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ही ऑक्सीजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 1 सल्फेट यहाँ है, 1 ही सल्फेट यहाँ है। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार परमाणुओं को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही हम नष्ट कर सकते। अभी बताया मैंने कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम जो है हमें निभाना पड़ेगा, ना हम परमाणुओं को जो है उत्पन्न कर सकते और ना ही हम उन्हें नष्ट कर सकते। इसलिए क्या होगा, दोनों तरफ द्रव्यमान जो है वो बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो संतुलित हो, अदरवाइज रिएक्शन संतुलित नहीं हो सकती। उसके बाद 5th क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो रिएक्शंस दी हुई हैं इनको ट्रांसलेट करना है। मींस इन केमिकल रिएक्शन स्टेटमेंट्स को आपको जो है सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इन्हें बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस आपको पता है, पहले हम क्या करेंगे, देखिए इनकी ना हम पहले स्केलेटन फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद हम जो है इन्हें बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस कंबाइन हुई है, तो अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3। बना कैसे, N के ऊपर चार्ज 3 नेगेटिव, H के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N ये 1 यहाँ नीचे आ जाएगा और ये 3 जो है H के साथ चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना, NH3। लेकिन ये रिएक्शन कैसी है, स्केलेटन रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, यहीं पे अनबैलेंस हो गया, पहले इसे ही बैलेंस कर लीजिए। आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। काउंट करना शुरू कीजिए, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, सॉरी 2 है, यहाँ पर भी कितने हो गए, आपने 2 लगाया ना यहाँ पे आगे, तो यहाँ भी 2 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, लेकिन आपने 2 लगाया हुआ था आगे, तो 2 3 जा कितने हो गए 6, यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा आपको 3, 3 2 जा 6। अब देखिए ये रिएक्शन क्या होगी है, बैलेंस होगी है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड देखिए हाइड्रोजन, ये हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे ही करा रही हूँ, हिंदी वाले यहीं पे ध्यान दें। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आपको बनाना आ गया होगा, H2S। गैस बर्न्स इन एयर, जब भी ये बात करेगा ना बर्न्स इन एयर, आप समझ लो आपको ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कराना है, ठीक है। बर्न्स इन एयर का मतलब ऑक्सीजन के साथ हमें रिएक्शन करानी है। तो क्या मिलता है हमें, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, ये रहा वाटर और ये रही सल्फर डाइऑक्साइड, सेम रहेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, इधर हाइड्रोजन 2, अब तक बैलेंस है। सल्फर कितना है यहाँ पर 1, यहाँ सल्फर 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पर 2 तो ये रहे ऑक्सीजन, 1 ये रहा, टोटल 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 1 ही ऑक्सीजन था। दैट मीन्स रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, अब बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस देखिए कैसे किया, यहाँ पर 2, इधर 3 है, इधर 2 है, जब भी 3 और 2 होते हैं ना तो वो जो है 6 पे जो है एग्री करते हैं। 6 का मतलब मैंने यहाँ पे देखिए 6 बना दीजिए, 6 बना दिए, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे भी क्या किया हमने, इधर प्रोडक्ट साइड भी 6 बनाए, कैसे, 2 यहाँ पर 4 हो गए, 2 यहाँ पर 4 हो गए। अब यहाँ पे साथ ही साथ हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो 2 2 जा कितने हो गए, 4 हो गए, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। अगला है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, BaCl2। इन्हें आप आगे पीछे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप बैरियम को आगे लिख लीजिए, एल्यूमिनियम को पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो यहाँ से क्या रहेगा, एल्यूमिनियम इस बैरियम को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा AlCl3 और BaSO4। फिर रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने हैं एल्यूमिनियम, 2, यहाँ पर 1, यही अनबैलेंस है ना, तो एक काम कीजिए यहीं पे 2 लगा दीजिए। अब काउंट करना शुरू करते हैं, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम आगे वाले को काउंट करना है, इस 2 को, 2। सल्फेट कितने हैं यहाँ पर 3, यहाँ सल्फेट कितने हैं 1, तो 3 यहाँ लगा दीजिए, हो गया ये बैलेंस। अब वापस चलते हैं, बैरियम कितने हैं यहाँ पर 1, इधर कितने हो गए 3, तो एक 3 यहाँ लगा दीजिए। क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पर 6, यहाँ पे कितने हैं 3 2 जा 6, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। फिर उसके बाद फोर्थ है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम दैट मीन्स के रिएक्ट विद वाटर, तो H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, KOH एंड हाइड्रोजन गैस दैट मीन्स H2। तो यहाँ से क्या रहेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो चुके हैं। तो देखिए इधर 2 है इधर 3, अभी मैंने आपको बोला था 6 पे एग्री करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो है ना बाकी एलिमेंट्स का भी ध्यान रखना है, या तो 6 पे करते हैं या फिर 4 पे करते हैं। यहाँ पे जैसे 4 पे कर जाएंगे, आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की तो 4, और इधर कितना रहेगा 2, आपने यहाँ लगाया तो इधर सॉरी इधर 2 हो गए हैं, ऑक्सीजन तो 1 ही था ना यहाँ पे, 1 इंटू 2 2, यहाँ पे कितने हो गए 2। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 2 और 1 3, आपने 2 लगाया तो हो गए 4, इधर कितने हैं 2 2 जा 4, इधर भी 4 हो गए हैं, इधर भी 4 हो गए हैं, तो यहाँ से ये रिएक्शन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है बैलेंस करनी है इन रिएक्शंस को, हिंदी इंग्लिश में फिर से ये क्वेश्चन सेम रहेगा। तो रिएक्शन को देखिए हम कैसे बैलेंस करेंगे। HNO3, ये क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको हम, और ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। बैलेंसिंग करते हैं, हाइड्रोजन 1 और इधर कितने हैं, यहाँ से हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 3 हो गए हैं। इधर कितने हैं हाइड्रोजन, इधर 2 हैं हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रेट कितने हैं 1, यहाँ नाइट्रेट कितने हैं 2, तो एक तो आइडिया आपको यहीं से लग रहा है, इधर 2 है इधर 1 है, तो यहाँ कितने हो गए 2, ठीक है। अब वापस से आते हैं हाइड्रोजन, फिर से देखिए हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 2 2 4 हो गए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2 है, तो एक 2 यहाँ लगा दीजिए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम कितना है यहाँ पर 1, इधर भी कितना है 1। ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पे, इसके बेस में 2 लगा हुआ है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हो गए 2, तो विच इज अवर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, बी भी मैं कराऊंगी, थर्ड और फोर्थ जो है वो आप अपने आप से करके देखेंगे, बहुत ईजी है। कई बार जो है रिएक्शन पहले से बैलेंस होती है, वो पेपर में वैसे उलझाने के लिए दे देता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, द किंग ऑफ एसिड, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बना, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब हम करते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस, काउंट करना शुरू करेंगे। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, एक तो आइडिया यहीं से लग गया, आपको 2 लगेगा, आप एक एक को करते चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1, ये हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ पर फिर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर सल्फेट कितने हैं 1, यहाँ पे भी सल्फेट 1, विच इज अवर रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सी और डी पार्ट आपको करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप मुझे मैसेज कीजिए, या फिर आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। एनीवे मतलब किसी भी तरीके से जो है आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। ये मैं पीडीएफ फाइल में जो है अब आपको नोट्स दिया करूँगी, फोटोज़ में मे भी आप कंफ्यूज होते हो, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए और आप इजीली जो है वहाँ से अपने आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।